एक विज्ञान का भी एक इतिहास है। दूसरे महायुद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत तबाही हुई थी। आपने सुना होगा कि हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को गैस की भट्टी में भस्म कर दिया था। करोड़ों लोग मारे गए थे। द्वितीय महायुद्ध के बाद में बहुत से देश पूरी तरह से तबाह हो गए। उसके बाद में इन देशों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ, रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, और 10 साल के बाद में कुछ कुछ थोड़े से उठने लगे देश। स्कूल बनाए उन्होंने, पर अभी आलम था कि स्कूल में सारे पैसे खर्च हो गए, प्रयोगशाला के लिए पैसे नहीं बचे, क्या करें। उस समय एक शख्स थे जिनका नाम था जेपी स्टीफनसन। ये लंदन पॉलिटेक्निक में पढ़ाती थी। उन्होंने एक किताब लिखी, बिल्कुल सस्ती थी, डोरा, सुई, आलपिन, बटन। उसका नाम बड़ा सजेस्टिव है, सजेस्टेड एक्सपेरिमेंट्स इन साइंस इन डिवास्टेटेड कंट्रीज। दिस वाज द टाइटल ऑफ द बुक। और आपको मालूम होगा कि द्वितीय महायुद्ध के बाद में ही यूनेस्को की स्थापना हुई, तो दुनिया के अंदर मुल्क एक दूसरे से ना भिड़े, एक दूसरे से ना लड़े, शांति से एक दूसरे से बातचीत करें, अपनी टेक्नोलॉजी को एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो दिस बुकलेट, स्मॉल बुकलेट बाय स्टीफनसन, caught the imagination of यूनेस्को। यूनेस्को ने बहुत देशों की मीटिंग बुलाई, उनके तज्ञों की, उनके एक्सपर्ट्स की। और उसके बाद में 1965 में एक किताब आई, 1956 में पहली किताब छपी जिसका नाम था यूनेस्को सोर्स बुक फॉर साइंस टीचर्स। ये बिल्कुल विज्ञान शिक्षकों के लिए बाइबल है। और इस किताब का शायद दुनिया की 80 भाषाओं में अनुवाद हुआ, और ये उस किताब का हिंदी अनुवाद, सरल सात सामान से वैज्ञानिक प्रयोग। 1963 में इसका पहला संस्करण गोरखनाथ, किसी को मैंने गूगल बहुत करा, गोरखनाथ का कहीं नाम नहीं आता, DSC एडिनबरा से करा इन्होंने। 3 संस्करण इसके छापे प्रकाशन विभाग में, एंड दैट वाज द एंड। पर ये बहुत एक महान किताब है विज्ञान के ऊपर। ये स्कैन करी हुई है, ये आपको आर्काइव से या मेरी वेबसाइट पे मिल जाए। बहुत ही सुंदर किताब। और ये जो 70 का दशक था, ये बहुत ही क्रांतिकारी एक दौर था पूरी दुनिया में, जिसको कहेंगे पॉलिटिकल चर्निंग चली, राजनीतिक मंथन चल रहा। 68 के अंदर छात्र थे, वो सड़कों पे आ रहे थे, चैलेंजिंग अथॉरिटी। पेरिस के अंदर, अमेरिका के अंदर एक एंटी वियतनाम मूवमेंट, एक सिविल राइट्स मूवमेंट चालू था। एक किताब लिखी थी पर्यावरण के ऊपर, बहुत ही नायाब किताब, जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग्स, रैचल कार्सन ने 62 के अंदर, जिसने इन्वायरमेंटल मूवमेंट का आगाज़ किया। फेमिनिस्ट मूवमेंट आ रहा था। तो जब इस तरह का राजनीतिक मंथन होता है समाज का, तो उससे बहुत सारी सामाजिक ऊर्जा बाहर निकलती है। तो इस 70 का दौर ऐसा था कि बहुत से लोग, बहुत से वैज्ञानिक सोच रहे थे कि अपने रोल के ऊपर। एक उसमें बड़े प्रथम व्यक्ति थे जिनका नाम था मार्टिन रायल। मार्टिन रायल ने द्वितीय महायुद्ध देखा था, बड़ा खून खराबा देखा था। उन्होंने बिल्कुल प्रण किया कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा कि इंसानियत को मैं भस्म नहीं करूँगा, किसी को मारूंगा नहीं, कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। मार्टिन रायल, वन ऑफ द फर्स्ट ब्रिटिश कॉस्मोलॉजिस्ट टू गेट द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी में। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा मैं कॉस्मोलॉजी में चला रहा था, खगोल शास्त्र, कोई लोगों से कोई लेना देना नहीं, इसका मुल्कों से कोई लेना देना नहीं। इतनी बढ़िया शोध करा कि उनको नोबेल प्राइज मिला। 80 में मार्टिन रायल ने एक पत्र लिखा जिसको कहते हैं रायल्स लास्ट टेस्टिमनी। उन्होंने कहा कि आज मैंने जितना भी खगोल शास्त्र पे शोध करा था, मेरे जितने PhD के छात्र, दे हैव जॉइंड डिफेंस यूनिट्स and they are helping making warheads and missiles. And had I known this, I would just have remained a farmer. मैं किसान बना रहता और आलू उगाता। This is his testimony, मार्टिन रायल की। 70 में बहुत से लोग, बहुत से वैज्ञानिक, बहुत से बड़े लोग एक मीनिंगफुल रोल फॉर देमसेल्व्स, कि हम इंसानियत को, कि ये हमारा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है। उनका नैतिक रूप से हथियार गलत है, हम आर्मामेंट इंडस्ट्री का विरोध करेंगे, उसमें सहयोग नहीं देंगे, ऐसी कसम खाते हैं। उसी में ये अनिल थे, अनिल सदगोपाल उस समय PIFR में थे, और प्रोफेसर यशपाल के साथ, जिन्होंने MIT से अपने PhD करा। उन्होंने ये सस्ते सामान से कुछ प्रयोग बम्बई के म्यूनिसिपल स्कूल में करे थे। उसको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला था, और वो उनके साथ था जो भी होशंगाबाद आए। तो हर चीज़ का एक इतिहास होता है। मैंने आपको बताया कि 11 बरस मुझे एक साइंस सेंटर में बच्चों के काम करने का मौका मिला, तो नादिर के साहब ने मुझे आमंत्रित करा। मैं 50 साल का था, ये 2003 की बात है। एंड इट वॉज अ वेरी नाइस।
400 स्क्वायर फीट का हमारा कमरा था और 2 बेहद ही प्रेरित लोग थे, वर्ल्ड क्लास कोलिग्स. Every day we made a film, every day we made a toy, every day we documented things on video. Today we have 8,700 videos on YouTube. This is from a लोग जगह का रोना रोते रहते हैं, लोग पैसों का रोना रोते रहते हैं. वो 400 स्क्वायर फुट का कमरा था हमारा, आज 8,700 वीडियो YouTube पे है 15 जुबानों में. हिंदी अंग्रेजी में मैं करता था. मेरी साथी हैं डॉक्टर विद्ला महेश्कर जो स्टैनफोर्ड में थी, पोस्ट डॉक 4 साल. शी केम एंड सेड, सर आई जस्ट वांट टू वर्क विद यू. You can't get this class of people anywhere. Deeply motivated, fire in their belly. The other is Ashok Rupner, who comes from a village very close to Anna Sahib Hazari's village. Anna was his role model and he was a little child. Ashok. Amazing. I don't even know how to hold a camera. This work being done by my friends. So they need all the credit for this. Today, 100 million children across the globe have seen our videos. 100 नहीं, 100 करोड़ से ज़्यादा बच्चों ने हमारे वीडियो देखे. और 2-3 चीज़ें थी वीडियो के अंदर. पहले अपने शक्ल नहीं दिखाएंगे वीडियो में, ये गलत है, ये पाप है. Ideas are much more important than people. It's not propelling a personality. So there'd be no faces in videos, right? Towards the end, and there'll be 2-minute videos. लोग के पास समय नहीं है बर्बाद चीज़ें देखने का, कचरा देखने का. Come to the point, materials, step 1, step 2, the finished toy. Every video there'd be a different child playing with the toy. It's a real toy. So we laid down certain guidelines of this make videos. We have 350 videos in Spanish. There was an adjoining institute, the NCRA. There was a postdoc student who had come from the Dominican Republic, Dr. Brizio Cana Flacker. तो पर आप गरीब सा मुल्क है, हेती से लगा हुआ है. तो ब्रीजियो हमारे सेंटर में आई, उसने सब देखा और उसने कहा, I come from such a poor country, this is what my children need. She felt very deeply within. 300 Spanish was a mother tongue. 26 मुल्कों में स्पेनिश बोली जाती है. आज करोड़ों बच्चों ने इन मुल्कों में स्पेनिश में हमारे वीडियो देखे. तमिलनाडु has always been a very progressive state. 3 साल पहले the director of the SCRT, State Council for Education, Tamil Nadu, he rang me up and said, "Sir, these very nice videos on your website. Can we dub them to Tamil?" We had no Tamil facilities in our center. And all these dubbing is unpaid, absolutely voluntarily, right? I said, that would be wonderful. I have never heard from any other SCRT director. You are a unique person. You must be a very progressive person to have asked this. उन्होंने 15 शिक्षकों को 10 दिन के लिए बुलाया कार्यशाला. 1100 वीडियो तमिल में डब करके तमिलनाडु SCRT का चैनल है उस पर. आपने कृष्ण कुमार का नाम सुना? कितने लोगों ने कृष्ण कुमार का नाम सुना? चलिए, डायरेक्टर थे NCRT के. उन्होंने अपनी PhD करी टोरंटो यूनिवर्सिटी से शिक्षा में और सीधे पूना आ गए. पूना क्यों आए? क्योंकि इस देश के सबसे दिग्गज शिक्षाविद JP नायक के साथ को काम करना चाहते थे. अगर आप यूनेस्को को देखें, यूनेस्को लिस्ट 3 ग्रेट इंडियन पेडागॉग्स इन द लास्ट सेंचुरी: महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर एंड JP नायक. बट सो दिस पुणे. हम लोगों ने क्या करा अपने सेंटर में? अभी बिहार साहब नहीं है, बिहार साहब आने वाले थे पर रायपुर में है. बिहार साहब became the chairperson of the IIE, which JP Nayak had founded, and he inducted me in. अब वो संस्था पूरी तरह से ढल रही थी. तो मैंने कहा, देखिए, इस संस्था की जो लेगेसी इज नॉट एज ब्रिक एंड बिल्डिंग्स, इट्स इंटेलेक्चुअल लेगेसी ऑफ JP नायक. बिहार साहब बड़े बहुत ही समझदार व्यक्ति उन्होंने, ही अंडरस्टूड मी. 75 volumes of JP Nayak. Trust me, no serious person can do a PhD in education unless you read JP Nayak. That's the significance. 75 volumes of JP Nayak rescanned and they're on the archives 10 years back. Each one downloaded 5,000 times, 10,000 times. Accessibility. I have a account on the archives.org. ये दुनिया में किताबों का समंदर है, महासमंदर है. 3.5 करोड़ किताबें you can download from the archives. इस देश में जहाँ करोड़ों सीखने वाले हैं, there are no public libraries worth the name. हद में इतने सारी ब्यूरोक्रेसी है, बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते. So we put this up.
2 करोड़ बुक्स डाउनलोडेड। दैट्स अ टास्क। यहाँ पे बहुत सी बुद्धिजीवी हैं, आप लोग कॉलेज में स्कूलों में पढ़ाते हैं, आप लोगों सबसे अपील है कि आप जो होंगे कुछ अच्छी किताबें अनुवाद कीजिए हिंदी के अंदर, अपनी भाषा को संपन्न कीजिए, ये चुनौती है। और इसमें इन्होंने एक नाम दिया। दूसरा ये था 40 साल पहले जब मैंने देखा, तो मैंने देखा कि ये जो है शिक्षा पे किताबें नहीं हैं शिक्षकों का पढ़ने के लिए। मेडिसिस गाइड्स आपको मिल जाए, कुंजियाँ मिल जाएंगी एग्ज़ाम पास करने के लिए, पर कोई भी एक जीवंत अनुभव, एक इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस नहीं। तो हमने 35 साल पहले तब से ये प्रण किया। सबसे पहले दिवास्वप्न। कितने लोगों ने दिवास्वप्न पढ़ी है? गिजुभाई बधेका की। इस साल एक बहुत अच्छा काम हुआ। गिजुभाई बधेका .in एक क्रांतिकारी एजुकेटर थे ब्राज़ील में, जिन्होंने 6 हफ्ते के अंदर खेतिहर मजदूरों को, बेरोजगार युवकों को 6 हफ्ते में पढ़ना लिखना सिखाया। कोई भी सरकार, चाहे वो वामपंथी हो चाहे राइट विंग हो, अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करना चाहते, क्योंकि अगले दिन वो सवाल पूछेंगे सरकार से, तो सब उनको अज्ञान रखना चाहते हैं। ब्राज़ील की सरकार ने उनको देश निकाला दे दिया। वो जनेवा चले गए, स्विट्जरलैंड में उनको सहारा दिया, वर्ल्ड क्लास पढ़ा। डेंजर स्कूल उनकी किताबें ऑपरेटर से जिस बहुत ही गजब की किताब है। तो 40-50 शिक्षा की सबसे बेहतरीन किताबें जो थी, उनको अन्य भारतीय भाषाओं में लाना। एक ये जो इसका जो टॉपिक है मिट्टी बनाने का काम, दरअसल ये लूशुन चीन के एक बहुत ही प्रगतिशील लेखक थे, बिल्कुल जैसे हमारे प्रेमचंद। और लूशुन 1920 में 100 साल पहले बिल्कुल अब शिखर पे थे, जैसे प्रेमचंद थे। तो लूशुन को बुलाया गया बीजिंग नॉर्मल स्कूल में, जहाँ वो खुद पढ़ी थी, एक चीफ गेस्ट के रूप में। और उसमें एक बुद्धिजीवियों की जमात थी, उनके राजनेता, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, शिक्षाविद, वाइस चांसलर्स, सिविल सोसाइटी, तमाम लोग थे। उसका नाम था वेटिंग फॉर अ जीनियस, कि हम प्रतिभा की खोज में। तो उन्होंने कहा कि भाई चीन के अंदर गुलाब क्यों नहीं खिलते हैं? दिस इज द क्वेश्चन which Lushun posed to the populace. Why don't roses blossom in China? And he tried to answer it. He said कि हमारी ज़मीन इतनी बंजर है, इतनी पथरीली है, इतनी अनुपजाऊ है कि कोई अच्छा बीज भी होगा तो वो उमला जाएगा, वो मुरझा जाएगा. It will wilt away for dearth of nutrition. There is no soil. And in his own life, Lushun tried to answer this question with his own work. Only about a quarter of his works are his original works, which are world classics. 75% of his work was translation of great world classics into the people's Chinese, not the Mandarin Chinese. Very amazing. और हम लोग को यहाँ पर बस एक काम है, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ पर, कि हर रोज़ एक मुट्ठी मिट्टी बनाते